किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच स्टार्ट किया है। ये जो आंदोलन है 2021 में हुए किसान आंदोलन से थोड़ा अलग है। इसका रेफरेंस क्या है कि इसमें किसान मजदूर मोर्चा जो है उसने पार्टिसिपेट किया है, उसके बैनर तले ये सारा काम हो रहा है। ठीक है, तो आइए जानते हैं इस न्यूज में हम कवर करते हैं। एक तो एमएसपी कवर करते हैं, न्यूज रिलेवेंट किस कंटेक्स्ट में है वो देखते हैं। एक तो एमएसपी के कंटेक्स्ट में, दूसरा 2021 को जो मांगे की थी 2021 में कृषि आंदोलन में उनको मनवाने के लिए, और उसके बाद स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें थी 2004 में स्वामीनाथन आयोग गठित किया गया था कृषि पर, उसकी जो सिफारिशें थी उसके लिए डिमांड की जा रही है। किसान की कर्ज माफी के लिए काम किया जा रहा है, और दूसरा जो किया जा रहा है वो किसान और मजदूर के लिए पेंशन 10,000 रुपए की मासिक पेंशन 60,000 से जो ऊपर आयु के किसान हैं उनके लिए। ठीक है, आइए तो इस न्यूज को कवर करते हैं। देखिए पहले जानते हैं एमएसपी क्या है। एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य। कि अगर हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, तो उसमें हमारा न्यूनतम समर्थन होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं 3/4 जो किसान है इंडिया के वो मार्जिनल और लघु किसान है, लघु और सीमांत किसान है आई थिंक। ठीक है, तो देखिए एमएसपी क्या होती है, कीमत जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है, मतलब गवर्नमेंट एफसीआई जो किसानों से फसल जिस कीमत पर खरीदता है वो होती है एमएसपी। ठीक है, अब एमएसपी का निर्धारण कौन करता है? सीएसीपी जो 1965 में सीएसीपी का गठन हुआ था, कृषि लागत और मूल्य आयोग। ठीक है, वो इसका गठन एमएसपी का निर्धारण करता है। दूसरा, अब इस न्यूज में हमारे लिए एक और चीज रिलेवेंट है, वो है स्वामीनाथन आयोग जो कि 2004 में गठित किया गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया है। उसका सुझाव क्या था? एक तो था फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी स्टैब्लिश करना। ठीक है, एक उसका सुझाव था एनहेंस प्रोडक्टिविटी ऑफ फार्मिंग सिस्टम। फार्मिंग सिस्टम जो है उसमें प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करना। कैसे करना? उच्च क्वालिटी के बीज प्रोवाइड करवाकर, ठीक है, फर्टिलाइजर प्रोवाइड करवाकर और सिंचाई योजनाएं जारी करके। ठीक है, अब इसमें एक फॉर्मूला दिया गया है कि C2 और 50% का फॉर्मूला यूज किया जाए सब्सिडी देते टाइम, एमएसपी देते टाइम। अब ये C2 50 फॉर्मूला क्या होता है? देखिए एमएसपी काउंट करते टाइम जो मैकेनिज्म यूज किया जाता है उसमें एक सबसे पहला आता है A1 में क्या होता है? जो डायरेक्ट प्रत्यक्ष लागत जो किसान की, जैसे कि उर्वरक खरीद रहा है, ठीक है, दूसरा फर्टिलाइजर, बीज वगैरह, ये सारी चीजें जो किसान डायरेक्ट खरीदता है वो होती है प्रत्यक्ष लागत। ठीक है, इसे कहते हैं A1। A2 क्या होता है? A2 होता है इस प्रत्यक्ष लागत में, मतलब A1 प्लस FL क्या है? फैमिली लेबर, मतलब उस किसान की जो जिसको सैलरी नहीं मिलती है, पैसा नहीं मिलता है, वो अवैतनिक जो वो है, क्या बोलते हैं, लेबर, मतलब पारिवारिक श्रम, वो काउंट होता है। उसके बाद A2 प्लस उसकी जितनी भी भूमि है, किसान के स्वामित्व वाली भूमि। ठीक है, किसान के स्वामित्व की जो भूमि है A2 में उसको जोड़ दिया जाए तो ये C2 निकल आता है। ठीक है, ये हो गया C2। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, A2 प्लस स्वामित्व वाली भूमि, उसको कहते हैं C2। अब इस C2 में 50% और जोड़ा जाए, लाइक इस C2 में 50% जोड़ेंगे। किसका? इस टोटल का जो एस्टिमेटेड है ना, औसत, इस एमएसपी को काउंट करते टाइम जितना भी कैलकुलेट किया गया उसका औसत 50% जोड़कर एमएसपी दिया जाए। क्योंकि एग्रीकल्चर में और भी चीजें काउंट होती हैं कि लाइक बहुत सारी चीजें जो है एग्रीकल्चर में काउंट होती हैं कि किसान कितनी कितनी चीजें बोरो कर रहा है, क्या क्या लोन है उस पर, ये सारी चीजों से किसान कर्ज में डूब जाता है उस कर्ज से निकलने के लिए। ठीक है, तो क्या हुआ एमएसपी काउंट करने में क्या हो गया? एक तो हमने A1 देखा, A2 देखा और हमने देखा C2। ठीक है, ये दोनों प्लस किसान के स्वामित्व वाली भूमि, ठीक है, उसके नाम पर कितना लैंड है वो भूमि एमएसपी में काउंट की जाएगी। ठीक है, अच्छा चलिए, अब ये हमने इस कंटेक्स्ट में कवर किया है। दूसरा, इसमें एक और चीज रही है कि दिल्ली में जो धारा 144 लागू की गई है, धारा 144, ये क्या है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है वो इस धारा 144 को, सेक्शन 144 जो है उसको लागू करता है। क्यों लागू करता है? कि शांति बनी रहे, हिंसा या दंगे ना हो। अब हिंसा या दंगे ना हो तो 144 इसमें किस लिए कारगर है? कैसे कारगर है? ऐसे कारगर है कि 4 या 4 से अधिक लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, और हथियार के साथ आप मूवमेंट नहीं कर सकते, कि आप हथियार के साथ नहीं निकल सकते। ठीक है, अच्छा, अब हम इसमें एक कंटेक्स्ट जानते हैं। इसमें 2-3 चीजें जो और डिमांड में रही है किसानों की, वो एक रही है कि लखीमपुर खीरी जो इंसिडेंट था उसमें जो मृतक लोग पीड़ित थे
और उनको मुआवजा दिया जाए, और दूसरा उनके जो अपराधी थे उनको सजा दी जाए। ठीक है, एक इसमें यह कहा गया है कि WTO के संगठन से भारत को निकल जाना चाहिए। अब हम इस न्यूज में जो सबसे बड़ी चीज कवर करते हैं वो ये करते हैं कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब गठित किया गया? 1994 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया, जिसने अपनी वर्किंग स्टार्ट करी 1995 से। इससे पहले क्या हुआ करता था? इससे पहले हुआ करता था गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये WTO से पहले हुआ करता था। अब हम MSP जो देखते हैं ना, इसने एक मैकेनिज्म दिया WTO ने। वो मैकेनिज्म दिया, इसने सब्सिडीज को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ब्लू बॉक्स, अंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स और अंबर बॉक्स। ठीक है, ये जो ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स है, इसके अंदर सीमा नहीं है, लाइक कि बाउंडेशन नहीं है एज सच कोई। लेकिन हमारे लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम WTO किस लिए काम करता है कि ट्रेड में बैलेंस रहे, कि लाइक ट्रेड इफेक्ट ना हो, कि कोई अगर एक दो कंट्री गेहूं एक्सपोर्ट कर रही है, मान लीजिए, मान लेते हैं इंडिया और US गेहूं एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया कम दाम पर कर रहा है और US ज्यादा दाम पर कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, US का कम होगा। तो ये कंपटीशन को, जो 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज के बीच कंपटीशन है, उसको इफेक्ट करता है। क्या करता है? इफेक्ट कौन सी चीज करती है? MSP, डायरेक्ट सब्सिडीज, लाइक उर्वरक सब्सिडी हो गई, किसान को कोई डायरेक्ट अनुदान देना, PM किसान योजना वगैरह, ये सारी चीजें, उर्वरक सब्सिडी, ये क्या करती है? किसान की कॉस्ट को लो करती हैं। ठीक है, तो उत्पादन ज्यादा होगा। अगर किसान का पैसा कम लगेगा, किसान अपने पैसे को बचाएगा, या फिर किसान की इनकम बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। लो कॉस्ट पर अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वो हम एक्सपोर्ट करेंगे, और एक्सपोर्ट करेंगे तो हम हमारे प्राइस पर एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये होता है कंपटीशन को इफेक्ट करना। अब इसमें जो अंबर बॉक्स है, अंबर बॉक्स क्या होता है? अंबर बॉक्स में होता है कि कुछ निश्चित रेगुलेशंस के साथ सब्सिडी दी जाए। अब इसमें निश्चित रेगुलेशंस क्या दी गई थी? 5% और 10%। 5% किसके लिए दी गई थी? डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। ये डेवलप्ड के लिए थी, और ये जो था ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए था, कि टोटल जो एक्सपोर्ट है उसका 10% हम सब्सिडी दे सकते हैं। ये किसमें कहा गया था? ये कहा गया था 9th जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें ये कहा गया था कि हम 10% सब्सिडी, डेवलपिंग कंट्रीज 10% सब्सिडी दे सकती हैं और डेवलप्ड कंट्रीज 5%। अच्छा, ये फिक्स जिस साल की प्राइस पे ये फिक्स हुआ था कि बेस ईयर होना चाहिए ना, 5%, किसका 5% और किसका 10%? 1986 और 1986 और 88 में जो प्राइस थी उसका 5%। अब हम यहां एक चीज देखते हैं कि इंडिया क्यों इसका विरोध करता है। इसलिए करता है क्योंकि ये 5% इस 10% से ज्यादा है। अच्छा, कैसे ज्यादा है? देखिए, US पहले ही डेवलप्ड कंट्रीज है, अमेरिका डेवलप्ड कंट्रीज है, हम डेवलपिंग कंट्री हैं। मतलब उसके पास, US के पास क्या होगा? देखिए, हम देखते हैं US के पास क्या होगा। एक तो टेक्निकल एडवांसमेंट होगी, US के पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होंगी। ठीक है, और क्या होगा US के पास? देखिए, ये होगा। और US के पास और कौन सी चीज होगी? US के पास जो चीज होगी, चीप लेबर होगी। क्यों? क्योंकि जहां टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है वहां लेबर का काम मशीनों से हो जाता है। ठीक है, हम अभी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हमारे यहाँ जो किसान है, मैंने जैसा आपको बताया, 3/4 ऑफ जो किसान है वो लघु और सीमांत किसान है। ठीक है, अब ये कंपटीशन कैसे इफेक्ट करेगा? यहां पहले ही डेवलप्ड है चीजें, यहां इंडिया में अभी फेज जो चल रहा है वो डेवलपिंग फेज है। हमारे किसान इतने फाइनेंशियली सस्टेनेबल नहीं है, लाइक उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो खुद के प्रोडक्शन को आगे कैरी कर पाए। लोन लेता है किसान लोन में कर्ज में डूबता है, इसलिए किसान की डिमांड है कि कर्ज माफ किया जाए। ठीक है, अब हमने देखा कंपटीशन कैसे इफेक्ट हो गया। दूसरी चीज की ये भारत इसका विरोध क्यों करता रहा? क्योंकि 1986 और 88 की जो प्राइस है उस पर सब्सिडी 5% 10% दी जाए। इंडिया की डिमांड है कि करंट जो प्राइस है उस पर सब्सिडी दी जाए। करंट प्राइस पिछली प्राइस से बहुत इफेक्ट होगी। ठीक है, अब एक और चीज जानते हैं हम कि अगर हम सब्सिडी नहीं देंगे तो हमारे किसान क्या होगा? कर्ज में डूबेगा, खाद्यान्न संकट उत्पन्न होगा तो हमारी आयात पर निर्भरता बढ़ेगी खाद्यान्न में। ठीक है, तो हम खाद्यान्न जब आयात करेंगे तो हम पे इंपोर्ट और बढ़ेगा, हम डॉलर एक्सपोर्ट करेंगे कि हमारा डॉलर एक्सचेंज बढ़ेगा तो हमारे पास डॉलर की कमी होगी, हमारा 4x कम होगा।
देखिए हम एक एक चीज को कनेक्ट करके देख रहे हैं। 3 हमने चीज देखी कि ब्लू बॉक्स देखा हमने कि ब्लू बॉक्स में क्या होता है कि किसान की कृषि की उत्पादन है उसको सीमित करना। ठीक है, ये किसमें होता है? ब्लू बॉक्स में। ये ब्लू बॉक्स में क्या होगा? किसान के प्रोडक्शन को सीमित करना, कृषि के, ठीक है, प्रोडक्शन को सीमित करना, ये हो गया ब्लू बॉक्स में। ठीक है, एक आएगा फिर ग्रीन बॉक्स। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। ग्रीन बॉक्स में क्या होता है? वो होता है कि एक्सपोर्ट को, इंटरनेशनल ट्रेड को इफेक्ट ना करे, बस इसमें इतनी सी बाउंडेशन होती है। और अंबर बॉक्स का हमने देखा है कि ये जो 5% और 10% का फॉर्मूला ये दिया गया था डी मिनिमस। डी मिनिमस, ठीक है, तो ये जो डी मिनिमस है इसमें ये कहा गया था कि 5% सब्सिडी यूएस या फिर डेवलप कंट्रीज प्रोवाइड करवा सकती हैं और 10% सब्सिडीज डेवलपिंग कंट्रीज प्रोवाइड कर सकती हैं। लेकिन इसमें एक पीस क्लॉज साइन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज ने ये कहा कि आप जो 5% दे रहे हो, हम जो 10% दे रहे हैं, उसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है कि आपका 5% हमारे 10% को भी क्रॉस कर चुका है। ठीक है, तो पीस क्लॉज साइन हुआ। पीस क्लॉज क्या हुआ कि जब तक एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तब तक इस 10% सब्सिडीज का, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज 10% सब्सिडी दे रही हैं, अगर ये इसका उल्लंघन करती हैं कहीं हद तक, तो इन पर कोई डब्ल्यूटीओ में चैलेंज नहीं कर पाएगा इस चीज को, कि कोई उन्हें दंड नहीं दे पाएगा इस चीज का कि भाई उन्होंने 10% की लिमिट कैसे क्रॉस करी। अच्छा, ये तो हमने जान लिया कि क्या बोलते हैं। अच्छा, और एक और चीज, ये पीस क्लॉज साइन कब हुआ? 2013 में। 2013 में ये साइन हुआ कि इसको 4 साल तक के लिए, 4 इयर्स तक इसे चैलेंज नहीं किया जाएगा कि कोई 10% की सब्सिडीज को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये हमने देखा कि किसान क्यों कर रहा है और ये डब्ल्यूटीओ के संगठन से क्या बोलते हैं, इंडिया को बाहर निकल जाना चाहिए। देखिए, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। किस चीज की सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है? कि हमारे कंपटीशन में, लाइक हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई लॉस ना हो हमारा। ठीक है, हम डेवलपिंग है और डेवलप्ड कंट्रीज के पास टेक्निकल एडवांसमेंट है, डेवलप्ड कंट्रीज के पास टेक्निकल एडवांसमेंट हो गई है, हम उनसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो ले रहे हैं ताकि हम भी डेवलप्ड हो जाएं। पर हमारे डेवलप्ड होने में एक प्रॉब्लम जो चीज रहेगी वो ये रहेगी, प्रॉब्लमेटिक चीज, कि हमारे जो लोग एक एवरेज इनकम से नीचे हैं, उन्हें उस एवरेज इनकम पर आना पड़ेगा। उसके लिए गवर्नमेंट उन्हें क्या प्रोवाइड करवाए? बेसिक इंफ्रा। बेसिक इंफ्रा एक हेल्थ, एजुकेशन और जो भी बेसिक नीड्स हैं, ठीक है, वो प्रोवाइड करवाए ताकि वो लोग आगे बढ़े और आगे बढ़ के इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का पार्ट बने। ठीक है, ये हमने देखा। अब हम इसमें एक और चीज देखते हैं कि इंडिया की रैंक ग्लोबल एक्सपोर्ट में कहां है। देखिए, इंडिया जो है, इंडिया ग्लोबल एक्सपोर्ट में किस स्थान पर है? देखिए, इंडिया ग्लोबल एक्सपोर्ट में, ठीक है, सॉरी, इंडिया ग्लोबल एक्सपोर्ट में किस पोजीशन पर है? इंडिया रैंक सेकंड, भारत की रैंक सेकंड है, सॉरी, ठीक है, भारत की कौन सी रैंक है? सेकंड रैंक पर है भारत एक्सपोर्ट में। प्रोडक्शन में, सॉरी, एक्सपोर्ट नहीं, प्रोडक्शन में भारत सेकंड है। प्रोडक्शन में किसके प्रोडक्शन में? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। ठीक है, मतलब हम प्रोडक्शन एग्रीकल्चर का, लाइक खेती का अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसे एक्सपोर्ट को काउंट कौन करता है, कि कौन बताता है कि किसके थ्रू एक्सपोर्ट हो रहा है? देखिए, इंडिया में एक्सपोर्ट जो होता है वो एपीडा के थ्रू होता है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है, डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये है एपीडा। एपीडा ने कहा है कि इस वर्ष जो हमारा एक्सपोर्ट है इंडिया का एग्रीकल्चर गुड्स का, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या चीज कवर करी है? सबसे पहली चीज एमएसपी देखा हमने। एमएसपी क्या होता है? एमएसपी डब्ल्यूटीओ के अकॉर्डिंग किस बॉक्स में आती है? एम्बर बॉक्स में। ठीक है, और इसमें जो चीज हमने तीसरी देखी कि स्वामीनाथन आयोग ने 2004 में जो सिफारिश दी थी, उनकी सिफारिशों को लेकर किसान आज रोड पे हैं। ठीक है, और जो चीज रही है वो ये रही है कि हमें डब्ल्यूटीओ से बाहर निकल जाना चाहिए या नहीं। देखो, काफी सारी चीजें गवर्नमेंट के हाथ में है, बट ये जो सबसे बड़ा है कि हमारा ट्रेड इफेक्ट ना हो, इस चीज को ध्यान में रखने के लिए गवर्नमेंट को वार्ता करनी चाहिए आपस में एग्रीकल्चर संगठनों के साथ। ठीक है, ताकि जवान और किसान दोनों आपस में ना टकराएं, क्योंकि हम देख रहे हैं बॉर्डर पर जवान
आर्मी के और पुलिस के और किसान दोनों आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं।